स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम क्लास 10th के साइंस के चैप्टर फर्स्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पहले भी पूछे गए हैं और बार बार ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक कंकाल रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता है, कथन की पुष्टि करने का कारण दीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कंकालीय रासायनिक समीकरण असंतुलित होते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता है। इसमें कहा गया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो कोई परमाणु नष्ट होता है और ना ही निर्माण, इसलिए रासायनिक समीकरण को प्रत्येक रासायनिक प्रतिक्रिया में संतुलित होना चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर कंकाली रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं। कंकाली रासायनिक समीकरण और असंतुलित समीकरण दोनों एक ही है। जो हमारी दो साइड होती है, अभिकारक की साइड और उत्पाद की साइड, इन दोनों साइड में परमाणुओं की संख्या का असंतुलित होना या असमान होना, बराबर ना होना हमारा क्या कहलाएगा, कंकाली रासायनिक समीकरण। अब हम इसको संतुलित इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो कोई परमाणु नष्ट होता है और ना ही किसी परमाणु का निर्माण होता है। तो इस नियम के अनुपालन हेतु ही हमें कंकाली रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हमारा यहाँ पे एक क्या करके एक और क्वेश्चन दे रखा है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है एवं समीकरण को संतुलित क्यों करना चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं। आखिर में हमसे ये पूछा गया है कि हम समीकरण को क्यों संतुलित करते हैं, बट यह जो आगे का पोर्शन है वहाँ पे पहले पूछा गया था कि कंकाली रासायनिक समीकरण के बारे में पूछा गया था और इस वाले में पूछा गया है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्ष अभिकारक तथा उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होती है तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो कोई परमाणु नष्ट होता है ना ही निर्माण। अब हम संतुलित रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन बात करते हैं। जो मैंने आपको दो साइड बताई थी, अभिकारक और उत्पाद की साइड, जब इन दोनों साइड में परमाणु की संख्या असमान होगी या बराबर नहीं होगी वो तो हमारा कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाएगा। और जब दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर होगी या इक्वल होगी तो वो हमारा कहलाएगा संतुलित समीकरण, जहाँ पे दोनों तरफ परमाणु की संख्या इक्वल होगी तो हमारा है संतुलित रासायनिक समीकरण। अब संतुलित क्यों करना चाहिए समीकरण को, ये मैंने बता चुका है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण हम समीकरण को संतुलित करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपना। सेकंड क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण किस आधार पर संतुलित होते हैं। यहाँ पे नियम पूछा गया है, किस नियम के आधार पे हम संतुलित करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कौन सा नियम था, वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अब हम। थर्ड क्वेश्चन है, जब गर्म कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन को प्रभावित करते हैं तो तब तांबा तथा जलवाष्प प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखिए तथा बताएं कि कौन सा पदार्थ उपचयित हुआ है तथा कौन सा पदार्थ अपचयित हुआ है। सबसे पहले हमें यहाँ पर समीकरण पूछा गया है कि हमें इस अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। यहाँ पे हमें बताया गया कौन सा हमारा तत्व है, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का जो हमारा सूत्र होता है CuO। अब यहाँ पे कौन सी गैस बोली गई है, हाइड्रोजन गैस। जब हम कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाह कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा Cu यानी कॉपर उत्पाद बन रहा है और H2O और जल का निर्माण हो रहा है। तो ये हो गया हमारा रासायनिक समीकरण। अब हमसे पूछा गया है यहाँ पर कौन सा पदार्थ उपचयित हुआ है और कौन सा अपचयित। हमें इतना पता है उपचयित का मतलब होता है हाइड्रोजन की वृद्धि, उपचयित का मतलब होता है ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी, और अपचयित का मतलब होता है हमारा ऑक्सीजन जो है वो कम होगा और हाइड्रोजन बढ़ेगा। अब देखते हैं किस पदार्थ में हमारा ऑक्सीजन बढ़ा है और किस पदार्थ में ऑक्सीजन कम हुआ है। यहाँ पे हम देख रहे हैं CuO कॉपर ऑक्साइड, जब ये अभिक्रिया करता है हाइड्रोजन के साथ तो हमारा जो उत्पाद बनता है वो होता है हमारा कॉपर। तो इसमें से क्या हुआ,
ऑक्सीजन निकल गया और कॉपर अकेला रह गया और ऑक्सीजन ने अभिक्रिया कर ली हाइड्रोजन के साथ, तो CuO का Cu के रूप में क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। इसमें से ऑक्सीजन निकलकर हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया और जो हमारा हाइड्रोजन है उसका क्या हुआ है, इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसका हुआ है उपचयन। यहाँ पर कॉपर का हो रहा है, हमारा कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है अपचयन और हाइड्रोजन का हो रहा है उपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। सेकंड है हमारा, मरुस्थलीय पौधे कब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 से बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारा जल। जब ये प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो हम बनता है हमारा C6H12O6। ये जो हमारा सूत्र है, ये इसका सूत्र है ग्लूकोज का, और हमारी ऑक्सीजन बनता है और जल का निर्माण होता है। तो ये हो गई हमारी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का समीकरण है यह। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, मरुस्थलीय पौधे कब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। आंसर देखते हैं इसका। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। इस समस्या के निदान के लिए रेगिस्तानी पौधे रात में अवशोषित की गई कार्बन डाइऑक्साइड को भंडारित कर दिन में प्रकाश संश्लेषण के लिए इसका उपयोग करते हैं। जो हमारे यहाँ के जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेंगे और सनलाइट में अपना प्रकाश संश्लेषण करेंगे। बट जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, वो ना रात में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, और जब वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टोर करते हैं, जब दिन में सन निकलता है तब वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि जहाँ पे पौधे होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अगर ये दिन में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेंगे तो इनके अंदर हीट ज़्यादा हो जाएगी, बॉडी में हीट ज़्यादा हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी ज़्यादा हो जाएगी, और वहाँ पे पानी की कमी भी होती है। तो पानी का जो लॉस है, लॉस को बचाने के लिए करते हैं रात में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और दिन में जब सन निकलता है तब ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। अपना फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, उस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए जिसमें निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं, प्रत्येक के उदाहरण के साथ। ऐसी अभिक्रिया लिखनी है हमें यहाँ पर जिसमें रंग में परिवर्तन हुआ हो, तापमान में परिवर्तन और अवक्षेप बना हो। चलिए फर्स्ट हम देखते हैं रंग में परिवर्तन। Cu इसे हम बोलते हैं कॉपर, जब ये AgNO3 से बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। जब कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है हमारा CuNO3, ये होता है हमारा कॉपर नाइट्रेट और चांदी बनता है। विलयन नीले रंग का हो जाएगा और चमकदार चांदी धातु जमा हो जाएगी। यहाँ पे क्या हुआ, विलयन का रंग चेंज हो गया, किस कलर को हो गया, नीले रंग का, और जो हमारी चांदी है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट धातु है। तो ये हो गया हमारा रंग में परिवर्तन। और ये हमारा विस्थापन अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे कॉपर ने चांदी को विस्थापित करके खुद उसकी जगह ले ली है और कॉपर नाइट्रेट का निर्माण करा है। सेकंड देखते हैं अपना। सेकंड है तापमान में परिवर्तन। NaOH इसे बोलते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमारा NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है और ऊष्मा बनती है। यहाँ पर तापमान में वृद्धि होगी क्योंकि ऊष्मा विकसित होगी। ये ऊष्मा वृद्धि के कारण यहाँ पे क्या होगा, इसका तापमान बढ़ जाएगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया तापमान में परिवर्तन का। अब हम देखते हैं अपना थर्ड है हमारा अवक्षेप का बनना। PbNO3 इसे हम बोलते हैं लेड नाइट्रेट। जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं Ki इसे हम बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड, तो हमारा PbL2 यानी कि लेड आयोडाइड बनता है और KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण होता है। यहाँ पे पीला PbL2 का पीला अवशेष बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, जो अवशेष बन रहा है वो होगा हमारा लेड आयोडाइड, और किस रंग का होगा, वो होगा हमारा पीले रंग का। यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बनने वाले अवक्षेप का नाम एवं कलर बताइए, किस रंग का होगा वो।
तो अवक्षेप का नाम होगा हमारा लेड आयोडाइड और किस रंग का होगा वो येलो रंग का। ठीक है। 6 देखते हैं अपना, निम्नलिखित समीकरण द्वारा निरूपित रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का नाम बताइए। ये हमें रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है, हमें बताना है किस प्रकार की अभिक्रिया है। फर्स्ट देखते हैं, ये जो है हमारा CaO, इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं जल से तो हमारा बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे हमने देखा दो अभिकारकों ने मिलकर क्या हुआ, एकल उत्पाद का निर्माण करा है। तो जब ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ये जो अभिक्रिया है वो हमारी है संयोजन अभिक्रिया, जहाँ पे दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक मिलकर एकल उत्पाद बनाएंगे तो हमारा कहलाएगा संयोजन अभिक्रिया। तो फर्स्ट इज संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड देखते हैं BaCl2 बैरियम क्लोराइड। जब ये अभिक्रिया करता है Al2SO4, इसे हम बोलते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। तो हमारा बनता है BaSO4 और AlCl3, इसे हम बोलते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पर क्या हो रहा है, अभिकारकों के बीच हो रहा है आयनों का आदान प्रदान। तो ऐसी अभिक्रिया क्या बोलते हैं हम, द्विविस्थापन अभिक्रिया। थर्ड देखते हैं FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट। जब इसको हम हीट देते हैं यानी कि गर्म करते हैं तो हमारा बनता है Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड, और दो गैसें निकलती है SO2 और SO3, इसे हम बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हुआ, अभिकारक क्या हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, अभिकारक टूट रहा है और नए उत्पादों का निर्माण कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। चलिए अपना नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है ए पार्ट है हमारा, एक संतुलित रासायनिक समीकरण को परिभाषित करें। एक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाना चाहिए, ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं तो इसका मैं आंसर नहीं दूंगी, इसको स्किप करते हैं। सेकंड देखते हैं अपना बी पार्ट है, निम्नलिखित प्रतिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। हमें यहाँ पर ये 3 अभिक्रिया दे रखी है, अब हमें इसका समीकरण लिखना है। फर्स्ट देखते हैं, फास्फोरस क्लोरीन की उपस्थिति में जलकर फास्फोरस पेटा क्लोराइड बनाता है। और प्राकृतिक गैस का जलना और श्वसन की अभिक्रिया। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं अपना, फास्फोरस का जो हमारा सिंबल है वो है P, ठीक है, P4। अब ये अभिक्रिया करता है किसी क्लोरीन के साथ तो हमारा बनता है PCl5, ठीक है, ये हमारा फास्फोरस पेटा है। तो हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड है हमारा प्राकृतिक गैस का जलना। तो यहाँ पर कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस, जिसका हमारा सूत्र है CH4, इसे हम बोलते हैं मीथेन। जब ये जलेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो हमारा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होगा और हीट और एनर्जी निकलेगी। तो ये हो गया हमारा प्राकृतिक गैस का दहन, ये बुक में भी है। और ये किसका एग्जाम्पल है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे हीट और एनर्जी निकल रही है। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है हमारा श्वसन की अभिक्रिया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहले भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ पे देखिए इसकी अभिक्रिया पूछ ली गई है, वरना ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं, C6H12O6। जब ये अभिक्रिया, जब इस हमारा ये सूत्र जो है किसका है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल का निर्माण होता है और एनर्जी बनती है यानी कि ऊर्जा। ठीक है, ये ऊर्जा जो बन रही है ना, इसके कारण इसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहाँ पर ये थोड़ी सी गलती हो गई है, ये गलत है ना। तो यहाँ पर हमने देखा, हम क्या करते हैं, हम जो खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारे शरीर में टूटकर ग्लूकोज का निर्माण करता है, ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और किसका, ऊर्जा बनाता है। तो ये हो गया हमारी श्वसन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 8 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरणों के प्रकार बताइए। हमें यहाँ बतानी है कि किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर हुई है। फर्स्ट है हमारा, मैग्नीशियम तार हवा में जलता है। सेकंड है, विद्युत धारा जल में प्रवाहित होती है। और थर्ड, अमोनिया और हाइड्रोजन गैसें मिश्रित होती हैं। फर्स्ट देखते हैं अपना,
जब मैग्नीशियम तार हवा में जलता है, ये हमारी एक्टिविटी 1 है। जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम का जो सूत्र होता है वो होता है Mg। जब हमने इसके जब ये जलेगा तो ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बनाएगा MgO। इसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे हमने देखा 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? ऐसी अभिक्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है। सेकंड हमसे बोला गया है विद्युत धारा जल में प्रवाहित होती है। ठीक है, अब विद्युत धारा का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा H2O। जब हम इसमें क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाह करते हैं तो हमारी 2 गैसें बनती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या हुआ, अभिकारक टूट रहा है और नए नए उत्पाद प्रदान कर रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या बोलेंगे हम? ये हमारी वियोजन अभिक्रिया है। और किसके माध्यम से हुई है? विद्युत धारा के माध्यम से, तो ये कहलाएगा हमारा विद्युत वियोजन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा विद्युत वियोजन का एग्जाम्पल है। अब हम बोला गया हमें अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड गैसें मिश्रित होती है। अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो है हमारा NH3। ठीक है, अब से बोला है हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl। जब इन दोनों ने अभिक्रिया करी तो हमारा NH4Cl। ठीक है, इस उत्पाद का निर्माण होगा, इसे हम बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे हमने देखा 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो ये हमारी वही अभिक्रिया हुई, यानी कि संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 9 क्वेश्चन देखते हैं अपना। ऐसे 2 तरीके बताएं जिनके द्वारा खाद्य उद्योग अशुद्धता को रोकते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये विकृत वाला है। हमें यहाँ पर विकृत के बचाव लिखने हैं। देखिए क्वेश्चन कितना घुमा दिया गया है, सिंपली नहीं पूछा गया कि विकृत के बचाव बताइए, क्वेश्चन को बहुत सारा घुमा के पूछा गया है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट, वसा और तेल युक्त भोजन में एंटीऑक्सीडेंट जोड़कर बासीपन को रोका जा सकता है। जो एंटीऑक्सीडेंट है इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिऑक्सीकारक। ठीक है, अब प्रतिऑक्सीकारक क्या होते हैं? वे अणु जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकते हैं या ऑक्सीजन से क्रिया करने की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी ऑयली चीज़ें हैं, वसायुक्त चीज़ें, उसमें हम क्या करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट जोड़ सकते हैं और उसके द्वारा हम बासीपन को रोक सकते हैं। बासीपन यानी कि विकृत को रोका जा सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए मक्खन में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिक एनिलोस मिलाया जाता है। सेकंड है हमारा, नाइट्रोजन गैस में वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग करके इसे रोका जा सकता है। ये जो मैंने सेकंड पार्ट है, ये मैंने आपको जब मैं चैप्टर बता रही थी वहाँ पर ही बताया था कि हम जो खाना बनाते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाता है, बट जो पैकेट्स में खाना आता है वो जल्दी ख़राब नहीं होता, क्योंकि वहाँ क्या करते हैं, वहाँ पर ये लोग नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन गैस क्या करता है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। ऑक्सीजन के बदले वो नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं, तो इसलिए चिप्स के पैकेट्स हो गए, पैकेट वाली चीज़ों को जल्दी ख़राब नहीं होती है। 10 क्वेश्चन देखते हैं अपना। 10 है हमारा, 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल को एक सूखी क्वथन नली में गर्म किया जाता है। हाँ, फर्स्ट हमसे पूछा गया है कि इन 2 परीक्षणों की सूची बनाएं, होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का नाम लिखिए, होने रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार का नाम बताएं, किस प्रकार की अभिक्रिया हुई है ये बताना है, और अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। सबसे पहले हम इसका रासायनिक समीकरण देखते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा। यहाँ पे हमने क्या बोला है, 2 ग्राम फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है, FeSO4। अब हमने क्या करा, इसको गर्म करा, यानी कि इसको हमने हीट दी है। जब फेरस सल्फेट को हम गर्म करते हैं तो ये क्या करता है, Fe2O3, इसे हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड उत्पाद बनाता है और 2 कैसे बनती है हमारी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये हो गया हमारा थर्ड का आंसर, ये हो गया हमारी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण। ठीक है, अब हमसे यहाँ पे पूछा गया है, फर्स्ट हमसे पूछा गया है किन्हीं 2 परीक्षणों की सूची बनाए। ठीक है, तो जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो क्या होगा, इसका हरा रंग गायब हो जाएगा और लाल भूरे रंग का ठोस बनता है। ठीक है, इसका कलर चेंज हो गया, हरे रंग से लाल भूरे रंग का हो गया।
और जलते हुए गंधक की गंध, ठीक है, जब ये जलेगा तो गंधक की गंध होगी, ठीक है, स्मेल जो होगी इसकी। और अब हमसे पूछा गया सेकंड में, होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का नाम बताएं। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, अभिकारक को तोड़ रहे हैं, ठीक है, तो अभिकारक टूटकर क्या कर रहे हैं, हमें उत्पाद प्रदान कर रहे हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ये होगी हमारा 10th। अब हम 11 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समीकरण में प्रतिक्रियाओं के प्रकारों की पहचान करें। यहाँ पे हम बताने किस प्रकार की अभिक्रिया है। PbNO3, इसे हम बोलते हैं लेड नाइट्रेट। जब ये Ki यानी कि पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया करता है तो हमारा PbL2 लेड आयोडाइड KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, तो हमारी ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। और हमारा एक क्या बन रहा है, अवक्षेप बन रहा है, ठीक है। जब अवक्षेप बना है तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। द्विविस्थापन और अवक्षेपण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है ये। सेकंड है KCCAO और H2O, जब अभिक्रिया करते हैं तो CaOH2, ठीक है। हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे दो अभिकारकों ने मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करा, यानी कि संयोजन अभिक्रिया। और जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक को ऐड करते हैं तो हमारा जिंक सल्फेट और कॉपर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जिंक ने कॉपर को विस्थापित करके जिंक सल्फेट बनाया, तो ये हो गई हमारी विस्थापन अभिक्रिया। ये जो एग्जाम्पल है मैंने आपको भी पहले पीछे भी बताए हैं, ये अवक्षेपण वाला एग्जाम्पल भी बताया था मैंने, और ये जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है ये भी बताया था। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन है, निम्नलिखित आरेख एक रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है। ध्यान से देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो सबसे पहले हम देखते हैं आरेख हमारा। यहाँ पर हमने देखा ये सन है और एक बॉल में क्या लिखा है हमने, सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है। अब हमें बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की पहचान करें और इसे परिभाषित करें। नमक का रंग कैसे बदलेगा, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, फिर हमें उसकी डेफिनेशन देनी है और इसका जो कलर चेंज हो रहा है वो बताना है, ठीक है। बी हमसे, ये बी पार्ट है इसका, ठीक है, ये बी पार्ट है। होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखें। किस प्रकार का जो समीकरण लिखना है, ठीक है, कौन से में रासायनिक अभिक्रिया हुई है उसका समीकरण लिखना है। और सी में हमसे बोला गया है इस नमक के एक व्यावसायिक उपयोग का उल्लेख करें। कौन सा इसका हम व्यावसायिक उपयोग करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इसका समीकरण। यहाँ पे हमें बोला गया सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का जो हमारा सूत्र होता है वो क्या होता है, AgCl, ठीक है। इसको हमने सनलाइट दी तो ये हमारा उत्पाद जो बनाएगा वो होगा हमारा Ag और क्लोरीन। तो ये हमारा सेकंड हो गया होने वाले रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण, ठीक है, सेकंड हो गया हमारा ये। अब हमसे बोला गया था कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की पहचान करें। यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा जो अभिकारक है वो टूट रहा है, ठीक है, उसका विघटन हो रहा है किसके माध्यम से, सूर्य के प्रकाश के माध्यम से। तो ये कौन सा कहलाएगा हमारी अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन, ठीक है, प्रकाशीय रासायनिक वियोजन अभिक्रिया है। अब इसकी हमें बोला है डेफिनेशन लिखनी है। तो वह अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक प्रकाश की उपस्थिति में सरल पदार्थों में टूट जाता है, ठीक है, ये हमारा टूट गया और हमें चांदी और क्लोरीन प्रदान करता है। अब बोला गया कि रंग कैसे बदलेगा, तो यहाँ पे बोला गया प्रकाशीय रासायनिक अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। और ये जो रंग है वो नमक का रंग सफ़ेद से क्या हो जाएगा, ग्रे कलर में बदल जाएगा, ठीक है, सफ़ेद से ग्रे कलर का हो गया। हमारा ए और बी पार्ट हो गया। सी देखते हैं, इस नमक के एक व्यावसायिक उपयोग का उल्लेख करें, ठीक है। इसका व्यावसायिक जो हमारा इसका व्यावसायिक एडिट करनी पड़ेगी यहाँ से, कौन सा 12, ठीक है। सी हमसे बोला गया है इस नमक के एक व्यावसायिक उपयोग का उल्लेख करें, ठीक है। व्यावसायिक हमारा जो उपयोग है वो है फोटोग्राफी में सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हमसे 13 देखते हैं। 13 हमसे पूछा गया है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बीच एक बुनियादी अंतर बताइए, ठीक है।
अब देखिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बीच मेन जो अंतर है वो है कि भौतिक जो परिवर्तन होते हैं ना उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ठीक है, नया पदार्थ नहीं बनता। बट जो रासायनिक परिवर्तन है उनके अंदर क्या होता है, नए नए पदार्थों का निर्माण होता है। अभी हमने तो सारे रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल देखे हैं। ये देखिए जो हमने अभी पढ़ा था जब हम प्रकाशीय वियोजन का एग्जाम्पल था, ये भी हमारे रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। हमने बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल पढ़े हैं और सब में क्या हो रहा है, नए पदार्थों का निर्माण हो रहा है, तो हमारी क्या कहलाएगी, रासायनिक परिवर्तन कहलाएंगे, ठीक है। बट भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, बर्फ़ का पिघलना, मोमबत्ती का जलना, इसमें क्या हो रहा है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, तो ये भौतिक परिवर्तन। मेन अंतर क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं, भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ नहीं बनते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। बासीपन क्या है, ऐसे किन्हीं दो तरीकों का उल्लेख कीजिए जिनके द्वारा अशुद्धता को रोका जा सकता है, ठीक है। बासीपन मैंने आपको बताया था विकृत गंधिता। अब इसके हमें बचाव लिखना है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी। वह प्रक्रियाएं जिनमें भोजन का स्वाद और गंध खराब हो जाती है बासीपन कहलाती है। यह ऑक्सीकरण के कारण होता है, ठीक है। जब क्या होगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के कारण हमारे भोजन का टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो जाएगी, तो हमारा बासीपन कहलाएगा, यानी कि विकृत गंधिता कहलाएगा। बचाव है इसके, फर्स्ट है हमारा ऑक्सीकरण को रोकने के लिए फैटी एसिड में एंटीऑक्सीडेंट जोड़े जाते हैं। फैटी एसिड यानी कि जो हमारे वसायुक्त पदार्थ है उसके अंदर हम एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि चिप्स में नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में पैक किया जाता है जो ऑक्सीकरण द्वारा खराब होने से बचाता है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर चिप्स के पैकेट्स में, नाइट्रोजन गैस। सेकंड है हमारा भोजन को एयरटाइट कंटेनर में रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, ठीक है। आप हम क्या कर सकते हैं, भोजन को हम एयरटाइट कंटेनर में रखें ताकि उसके अंदर क्या हो, ऑक्सीजन से अभिक्रिया ना कर पाए, या हम उसको फ्रिज में रख दें तब भी सही रहेगा, तो हम उसे विकृत गंधिता से बचा पाएंगे, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने से बचा पाएंगे। 15 क्वेश्चन है हमारा, हवा में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ठीक है। आंसर देखते हैं इसका। लंबे समय तक हवा में रखने पर मैग्नीशियम रिबन मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत से ढक जाता है। यह परत मैग्नीशियम के जलने में बाधा डालती है, इसलिए जलाने से पहले साफ कर लेना चाहिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो मैग्नीशियम जो रिबन होता है वो क्या करता है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ा देगा, परत जमा देगा, ठीक है। उसके कारण वो जल नहीं पाता ठीक से, रुकावट आती है जलने में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको रेगमाल से साफ कर लेते हैं ताकि वो परत जो है हट जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 16 क्वेश्चन है हमारा, किसी क्रियाकलाप में कोई दो प्रेक्षण लिखें जो ये संकेत दे सके कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अपने उत्तर के समर्थन में एक उदाहरण दीजिए। आंसर देखते हैं इसका। इनमें से किन्हीं दो प्रेक्षणों से पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। देखिए जब रासायनिक अभिक्रिया होते हैं तो किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। फर्स्ट, अवस्था में परिवर्तन होता है। सेकंड, रंग में परिवर्तन होता है। थर्ड, गैस का निकास और तापमान में परिवर्तन। ये जो 4 पॉइंट है ये दर्शाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब हमसे यहाँ पे एग्जाम्पल की बात भी की गई, एग्जाम्पल भी बताने हैं। तो उदाहरण के लिए लेड नाइट्रेट सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है जो गर्म करने पर पीले भूरे रंग का ठोस लेड मोनोक्साइड देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट प्रेक्षण जो हमने नोटिस करा, जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो अपना कलर चेंज कर रहा है, ठीक है। हमें क्या दे रहा है, हमें एक उत्पाद प्रदान कर रहा है लेड मोनोक्साइड जो कि पीले भूरे रंग का है। और जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो वो किस कलर का था, पहले सफ़ेद कलर का। तो ये हो गया हमारा रंग में परिवर्तन। फर्स्ट प्रेक्षण है हमारा रंग में परिवर्तन। सेकंड है हमारा एक भूरी गैस और एक रंगीन गैस भी निकलती है, ठीक है। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, गैस का निकास। तो ये दो प्रेक्षण रंग में परिवर्तन और गैस का निकास ये बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। ये दर्शाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब हम इसके समीकरण की बात करते हैं। अब यहाँ बोला गया था लेड नाइट्रेट, तो उसका सूत्र जो होता है PbNO3, ठीक है। इसे बोलते हैं लेड नाइट्रेट। जब इसको हम गर्म करते हैं यानी कि इसको हम हीट देते हैं तो PbO, इसे हम बोलते हैं लेड ऑक्साइड, ठीक है। लेड ऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड लेड मोनोक्साइड, ठीक है। इसको हम लेड मोनोक्साइड भी बोलते हैं और लेड ऑक्साइड दोनों बोलते हैं। तो हमारा उत्पाद बनता है लेड ऑक्साइड और
हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये गैस बनती है और ऑक्सीजन गैस बनती है। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है वो ब्राउन कलर की होती है और जो ऑक्सीजन गैस बनती है वो कलरलेस होती है, यानी कि रंगीन होती है, इसका कोई कलर नहीं होता। और जो उत्पाद जो हमारा बना है यहाँ पर एक, है ना, ये बना है हमारा येलोइश ब्राउन, ठीक है, ये जो हमारा उत्पाद बना है ये येलोइश ब्राउन कलर का है और ये सर ठोस है, सॉलिड है, पीले भूरे रंग का उत्पाद प्रदान करता है। तो ये हो गया हमारा रासायनिक समीकरण इसका। 17 क्वेश्चन देखते हैं। जब सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश के संपर्क में छोड़ दिया जाता है तो रंग में क्या परिवर्तन देखा जाता है? इस परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बताइए। ठीक है, हमने यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन डिस्कस करा था, ये जो क्वेश्चन था 12 क्वेश्चन, हमने देखा था जब इस सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इसका जो रंग था पहले सफ़ेद था, सफ़ेद से कौन से कलर का हो गया था? ग्रे कलर का। तो यहाँ पे क्या बोला गया था? सिल्वर क्लोराइड ग्रे हो जाता है, ठीक है, सफ़ेद से किस कलर का हो जाएगा? ग्रे कलर का। इसमें हो गया रंग में परिवर्तन हो गया इसका। और ये एक प्रकाशीय रासायनिक अपघटन अभिक्रिया। किस प्रकार की अभिक्रिया है? प्रकाशीय रासायनिक वियोजन बोल सकते हैं या प्रकाशीय रासायनिक अपघटन, क्योंकि हमारा 17 क्वेश्चन। अब अपना 18 क्वेश्चन देखते हैं। रेडॉक्स प्रतिक्रिया क्या है? निम्नलिखित अभिक्रिया में ऑक्सीकृत यानी कि उपचयित, ठीक है, तथा अपचयित पदार्थ की पहचान करें। सबसे पहले हमें रेडॉक्स की डेफिनेशन बतानी है और हमें ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, इसमें बताना है कि कौन सा पदार्थ उपचयित हुआ है और कौन सा पदार्थ अपचयित हुआ है। आंसर देखते हैं। वह अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ होते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। यानी कि वह अभिक्रिया जिसके अंदर उपचयन अपचयन दोनों होंगे वो हमारी रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाएंगी। अब हमें फर्स्ट पूछा गया है PbO यानी कि लेड ऑक्साइड की जब अभिक्रिया कराते हैं कार्बन से तो हमारे उत्पाद बनते हैं लेड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें उपचयित कौन सा पदार्थ हुआ है, अपचयित कौन सा पदार्थ हुआ, ये बताना है। तो हम देख रहे हैं लेड ऑक्साइड, इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड है और जब ये हमारा कार्बन से अभिक्रिया करता है तो ऑक्सीजन क्या करता है? कार्बन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और हमारा लेड अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा PbO यानी कि लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है Pb के रूप में, ठीक है। यहाँ पर PbO का अपचयन हो रहा है और जो ऑक्सीजन किस में ऐड हो रहा है? कार्बन में। तो कार्बन का क्या हो रहा है? उपचयन यानी कि ऑक्सीकृत हो रहा है वो। उपचयन का मतलब ऑक्सीजन ऐड होना और अपचयन का मतलब ऑक्सीजन की कमी, ठीक है, ऑक्सीजन का ह्रास होना अपचयन का मतलब। सेकंड है हमसे MnO2, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मैग्नीज ऑक्साइड। जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं HCl, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमारा MnCl2, इसे हम बोलते हैं मैग्नीज डाइक्लोराइड और हमारा जल बनता है और हमारा क्लोरीन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा जो हमारा MnO2 है इसमें से ऑक्सीजन निकल गया और किस में जुड़ गया? HCl के साथ अभिक्रिया करके यहाँ पे H2O का निर्माण कर रहे हैं। तो MnO2 यानी कि मैग्नीज ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है और HCl क्या हो रहा है? ऑक्सीकृत हो रहा है, ठीक है। HCl के साथ क्या कर रहा है? ऑक्सीजन अभिक्रिया कर रहा है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसका उपचयन हुआ है। 19 क्वेश्चन देखते हैं। क्या होता है जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहे के बुरादे में मिलाया जाता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए, ठीक है। फर्स्ट ए बोला गया है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनते हैं। बी में बोला गया है क्लोरीन गैस और लोह हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होते हैं। सी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। डी लोह नमक और पानी का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर ए आंसर सही है। ए आंसर सही है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनते हैं। अपना अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 क्वेश्चन। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों माना जाता है? ये क्वेश्चन मैंने पहले बताया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है बहुत बार, ठीक है। श्वसन के दौरान ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा के उत्पादन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देखो जो हम खाना खाते हैं उसमें मैंने आपको पहले बता चुका, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में विघटित होता है,
ग्लूकोज हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल का निर्माण करता है और ऊर्जा बनाता है। ठीक है, ऊर्जा के निर्माण के कारण उसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए इसका रासायनिक समीकरण भी लिखा है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वरना जो सूत्र है सूत्र के हिसाब से भी लिख सकते हैं। जो हम ग्लूकोज का जो हमारा सिंबल होता है C6H12O6, ठीक है, और ऑक्सीजन साथ अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण करेगा। यह एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है क्योंकि इसके अंदर प्रक्रिया के दौरान क्या हो रहा है, हमारा ऊर्जा का उत्पादन, ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, इसलिए हम इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।